हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का तीसरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के ज़रिए, शॉर्ट रिवीजन के ज़रिए, है ना। उस चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई, या तो न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं इसे, है ना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैं बता दूं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना, जो मतलब लगता है कि हाँ ये सही चीज़ है, उसी को इसमें कवर किया जा रहा है। और जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको इसमें छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी शॉर्ट बनाया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखें और इतना कंफर्म हो जाइए कि वो सारे चीज़ को कवर किया गया है जो एग्ज़ाम में पूछ सके, चाहे वो बोर्ड में हो, चाहे जेई में हो, चाहे नीट में हो। ठीक है, उन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया गया है इस वीडियो के तहत में, है ना। इस वीडियो में, इस शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट नोट्स काफ़ी शानदार बनाया गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक डायरी रखेंगे और डायरी में अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएंगे, ताकि इस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जब आप जे या नीट के लिए तैयारियाँ स्टार्ट करेंगे, देन आपको फिर से वो चीज़ पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पढ़ने के लिए तो अथाह है ना। तो अभी से आप इस चैप्टर को कंप्लीट करके रखेंगे। और मैं बता दूं फिर से कि मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन का लेवल नहीं होता है, चाहे वो जेई रहे चाहे नीट रहे, बस बोर्ड लेवल टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो दो चार क्वेश्चन को छोड़ करके कुछ तो होता ही है, वो उस तरह का रहेगा। बाकी जो जनरल क्वेश्चन रहता है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, बन जाएगा फटफट करके। ठीक है, तो ध्यान दे के पढ़ेंगे और वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलें, है ना। ये हमें कहना ना पड़े। चैनल को ग्रो कीजिए, अपने क्लास का चैनल है। और नोट्स ज़रूर बनाइएगा, है ना। आपको यकीन हो जाएगा जब इस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना जेई नीट का, तो उस समय आपको यकीन हो जाएगा कि कितना बढ़िया ये नोट्स बनाया गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, है ना। तो इसके पीछे में पढ़ाया गया है दो चैप्टर, जिसमें पहला चैप्टर में पढ़ाया गया है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ाया गया है। दूसरा चैप्टर में पढ़ाया गया आपका एटम्स पढ़ाया गया है। इन सारे वीडियो का जो वीडियो जो है, हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, मिल जाएगा हॉरिजॉन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, है ना। ये भी उसी पे जाके अपलोड होने वाला है। तो प्ले लिस्ट में जाएंगे, उस चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एकदम वीडियो वहाँ पे पड़ा मिलेगा। ठीक है, तो उस तरह से तैयारी करें जा करके, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होता है देन मैसेज में या कमेंट में बताएंगे आप किस तरह का दिक्कत हो रहा है ना। और मैं आप लोग से एक बात बताना चाहता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास का जो न्यू बैच है ना, जो आप लोग का जूनियर लोग हैं, जो अगले साल ट्वेल्थ देंगे, मतलब कि 2022 से 24 सेशन है ना, उनका न्यू बैच चालू हो रहा है 1 फरवरी से। और सरस्वती पूजा तक का बहुत तगड़ा ही ऑफर चल रहा है, फ्री एडमिशन चल रहा है। तो उनको सरस्वती पूजा तक का जितना ज़्यादा हो सके उनको भेजिए, है ना। आपका किसी तरह का प्रॉब्लम ना होगा, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे किसी भी तरह का चीज़ हो, चाहे शॉर्ट नोट्स हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे सिलेबस टाइम पे ख़त्म किया करने की बात हो, सारा कुछ टाइम टेबल से किया जाएगा, एकदम सिस्टम में एक मैनर में किया जाएगा। तो दिस इज़ योर बेस्ट ऑप्शन, है ना। प्रेफ उनको भेजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, ताकि ज्वाइन करें फटाफट करके। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, है ना, न्यूक्लियाई की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें जो है वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें, तो इस न्यूक्लियाई, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में आपको मालूम होगा, इसके जस्ट पीछे वाले चैप्टर में बताया गया था, तो एटम के बारे में बताया गया। ठीक है, तो एटम के सेंट्रल पार्ट पे, सेंट्रल पार्ट को, जहाँ पे इस एटम का ऑलमोस्ट मास जो होता है वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है। और इस पार्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे किसी तरह का चार्ज होता नहीं। तो इस न्यूक्लियस पे जो टोटल चार्ज जो होगा वो जेड इंटू ई हो जाएगा, जो क्या होगा, तो ये प्लस में होगा। ठीक है, जेड यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है, ई क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज है, जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट नंबर 1 में
बोला इसमें कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है ना। न्यूक्लियस जो मुख्य रूप से 3 तरह के पाए जाते हैं। पहला जो है आपका क्या है, आइसोटोप से, उसके बाद आइसोबार से, उसके बाद क्या है तो आइसोटोन से। आइसोटोप्स में क्या बोलता है कि सेम एटॉमिक नंबर होता है। आइसोटोप्स में क्या होता है तो सेम एटॉमिक नंबर होता है ना। आइसोबार्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास होता है। अब आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाया जाता है, ठीक है, समझे ना। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं है ना, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल बहुत बढ़िया सा दिया गया है। इस एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोजन का आइसोटोप्स मालूम होगा जब पढ़े होंगे तो, है ना। तो यहाँ पे H11 है, H11 है, H12, H13 है। इसको बोला जाता है प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको क्या कहते हैं तो ट्राइटियम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप से, इसमें जो है ना एटॉमिक नंबर सेम होता है, इनका मास जो होता है वो क्या होता है, अलग होता है। समझ में आ गया ना। तो याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होती है तो सेम होती है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है इसमें आइसोटोप्स में, और न्यूट्रॉनों की संख्या जो क्या होता है अलग अलग होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल है जैसे आइसोबार्स में जो है तो पोटासियम और कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया गया है ना। पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है, इसका एटॉमिक मास कितना है आपका, कितना है 40 है। ये मास नंबर भी इसको बोलते हैं ऊपर वाले को। ये 2040 है, तो इसका देखिए मास नंबर 40 मिल गया आपका, है ना। तो इसका मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसके वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं तो आइसोबार्स कहते हैं। इसको आप लोग हिंदी में कभी पढ़े होंगे, अगर हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो। इसको बोलते हैं समस्थानिक, इसको क्या कहते हैं संभारिक, इसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल है आपका क्या, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पे क्या है, ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक सल्फर है, एक क्या है तो आपका क्लोरीन है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आइसोटोन्स है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो क्या है तो सेम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी आसान है, 9th क्लास में भी पढ़ना था। चलिए, केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ना था, फिजिक्स में नहीं। अब लोग इसमें चलते हम लोग दूसरे नंबर में, है ना। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो क्या है, टॉपिक जो है इसमें क्या है, आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन मास एनर्जी के बारे में पढ़ना है। तो एक फेमस इक्वेशन है जिसका नाम क्या है, E बराबर mc²। इसको बोला जाता है आइंस्टीन्स एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन इसको कहा जाता है। इस इक्वेशन में एनर्जी को और मास को दोनों को रिलेट किया गया है, ठीक है। ये इसने, है ना, मतलब आइंस्टीन महोदय ने क्या बताए थे कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मतलब इनके तहत ये बताए थे कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, ठीक है। इसमें बताया गया था क्या कि मास जो है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है, चलिए ये चीज़ इसमें बताया गया, ठीक है। मतलब कि आप एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए रिलेशन यहाँ से निकल के आता है E = m/c², ठीक है। जहाँ पे क्या है एनर्जी है, एम क्या है तो मास या मास डिफेक्ट या चेंज इन मास है, और सी क्या है तो स्पीड ऑफ लाइट है, समझे ना। चलिए, जैसे में होता क्या है ना कि जब एक न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो उसका फिजन होकर के, विखंडन होकर के दो न्यूक्लियस में बनता है ना। तो इसका जो मास है ना वो कंजर्व नहीं हो पाता है। कहने का मतलब कि इसका जो इनिशियल मास है इन दोनों के मास के बराबर नहीं हो पाता, वो घट जाता है, कुछ मास जो है वो कम जाता है। इसका जो कुछ मास है वो गया क्या, तो वही बोला जाता है कि जो मास जो कम होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, रेडिएशन में होकर निकल जाता है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि जो एनर्जी रेडिएट हुआ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो एनर्जी रेडिएट हुआ है वो चेंज इन मास इंटू c² के बराबर होता है। बात समझे ना। जहाँ पे एम क्या है तो कितना मास घट गया था वो चीज़ है जिसको मास डिफेक्ट आप कहते हैं। ये क्या है कि कितना एनर्जी वहाँ पे निकला है, सी क्या है तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट के वेग से या वेलोसिटी से वो जो है वो रेडिएशन निकलता है ना। चलिए, चलिए अगला जो इसमें पार्ट है ना, अगला जो पॉइंट है वो क्या है,
अगला इसका जो टॉपिक है वो है आपका इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना, ठीक है। थर्ड में क्या पढ़ना आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, जिसको आप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हो, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है ना कि एक न्यूक्लियस जो है या तो टूट करके दो में बढ़ जाता है या तो दो जुट करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन का दो टाइप होता है, या तो एक बड़ा न्यूक्लियस टूट करके दो छोटे में या दो से अधिक न्यूक्लियस में बन रहा होगा, या तो दो या दो से अधिक न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन करके एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण कर रहा होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें दो पार्ट पढ़ते हैं। तो एक जो है वो आपका न्यूक्लियर फिजन है, FISSION है ना, जिसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो फिजन में क्या हो जाएगा कि इसमें व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस एंड स्प्लिट इनटू टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई एंड है ना व्हेन इट इज स्टैक्ड, है ना। एक कब चीज़ होता है, तो ये चीज़ होता है कब, जब स्टैक बाय ए न्यूट्रॉन, है ना, देन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे क्या बोला, इसमें बोला क्या है कि जब एक हैवी पार्टिकल जैसे में न्यूट्रॉन है ना, फंडामेंटल पार्टिकल, उससे जब बम्बार्ड किया जाता है या तो स्ट्राइक किया जाता है एक हैवी न्यूक्लियस को, तो वो टूट करके, है ना, वो टूट करके क्या हो जाता है, तो दो या दो से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई में हल्के नाभिक में कन्वर्ट हो जाता है। और इस कन्वर्सन में, इस रिएक्शन में ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होता है, तो निकलता है, रिलीज होता है, समझे ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहा जाता है, समझे ना। इसका जो सबसे शानदार एग्जाम्पल है वो है यूरेनियम का। यूरेनियम के बारे में आपको बहुत ही पता होगा। यूरेनियम 92-235, जब इसको एक न्यूट्रॉन से, किससे, एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो नाभिक है टूट जाता है। ये जो है बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है ना। और उसके बाद में यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, निकलता है। क्या निकलता है यहाँ पे, 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन जो यहाँ पे क्या होता है, निकलता है। उसके बाद में ए ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे क्या होता है, रिलीज होता है, समझे ना। ये जो हीट है, ये हीट जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप आगे में पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है आपका इस चीज़ को यूज किया जाता है, एनर्जी को यूज किया जाता है, जो ये निकलता है यहाँ से, ठीक है, और उसी से बिजली बनाया जाता है एनर्जी को यूज करके। तो इसमें आप समझ में आ गया ना, यूरेनियम 92-235 पे जब एक न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया जाता है तो बेरियम क्रिप्टन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में 3 यहाँ पे क्या निकलता है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन निकलता है ना। आगे में मालूम होगा कि सेकेंडरी न्यूट्रॉन का यहाँ पे मकसद, मतलब कि रोल क्या होता है फर्दर स्टेप में। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, कि एक हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम जो है वो दो हल्के न्यूक्लियस कौन कौन है, तो बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहेंगे, ठीक है। अगला जो दूसरा जो है आपका यहाँ पे वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। थोड़ा सा स्पेलिंग का सुधार लीजिएगा आप, यहाँ पे FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बोलता है कि इन दिस रिएक्शन 2 और मोर एटॉमिक न्यूक्लियाई, है ना, 2 और मोर लाइटर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, हल्का होता है ना, 2 और मोर लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होता है, और कंबाइन टू, है ना, कंबाइन टू फॉर्म 1 और, है ना, 1 और मोर डिफरेंट न्यूक्लियाई, एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या करता है यहाँ पे बनाता है। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन में कि 2 या 2 से अधिक लाइटर न्यूक्लियाई जो होता है ना, वो फ्यूज करके, कंबाइन करके क्या करता है, एक या एक से अधिक जो है वो बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है, समझे ना। और इस रिएक्शन में क्या होता है, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन करना, ठीक है। देखिए इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ये वाला, है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जो कंबाइन कर रहा है आपस में, और कंबाइन करने के बाद में जो हीलियम बना रहा है, क्या बना रहा है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस हीलियम बना रहा है, और साथ में एक न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। उसमें देखिए यहाँ पे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा है, 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक है। यही वो रिएक्शन है जो सूर्य से, है ना,
सन जानते हैं ना, सूरज, सूरज है ना, सूरज का प्रकाश जो है इसी रिएक्शन से हम लोग को मिलता है, हीट इसी से मिलता है, समझे ना। आपको कहीं पे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो सन है, सन में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फिजन नहीं होता है, फ्यूजन, FUSION होता है, नाभिकीय संलयन जिसको कहते हैं हम, है ना। इस रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें जानेंगे। याद रखिएगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी जो होता है वो कहीं ज़्यादा, है ना, कहीं ज़्यादा जो है वो निकलता है, रिलीज होता है किससे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला से, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में कुछ बात बोला है कि एटम बम जो होता है वो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है ना। जो एटम बम होता है वो किस पे काम करता है, एटम बम, तो FISSION पे काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है ना। मतलब उसमें एक बड़ा सा हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है दो हल्के में, ठीक है। उसके बाद में क्या है दूसरा पॉइंट इसमें कि हाइड्रोजन बम जो है वो बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन बम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, वो उस पर बेस्ड होता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन पे कौन बेस्ड होता है, तो सन से जो आपका एनर्जी मिल रहा है, सूरज में रिएक्शन जो हो रहा है। चलिए उसके बाद में जो आपको टॉपिक पढ़ना है, चौथे टॉपिक इसमें जो पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ना है। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आप थोड़ा कभी जाने होंगे, ठीक है। देखिए चार नंबर न्यूक्लियर रिएक्टर है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है ना कि इस न्यूक्लियर रिएक्टर में मतलब कि फ्यूल है, इसको फ्यूल बोलते हैं हम लोग, है ना। यूरेनियम जो है जिस पे आप ऊपर में जो है न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवा करके यहाँ पे जो इसको तोड़ा जा रहा था, तो हल्के न्यूक्लियस में तोड़ा जा रहा था, यहाँ से एनर्जी रिलीज हो रहा था, ठीक है। तो एक सेटअप होता है जिसको आप बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। उस न्यूक्लियर रिएक्टर में, है ना, इसको दिया जाता है और देने के बाद में वहाँ से आपका इसका क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद में हीट एनर्जी निकलता है ना। देखिए तो इसको डाला गया कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर से आपका क्या निकला, हीट निकला। इस हीट से जो है ना, वो पानी गर्म होगा। पानी कहाँ पे गर्म होगा, बॉयलर में गर्म होगा। बॉयलर से आपका क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा। ये स्टीम से क्या किया जाएगा, तो टरबाइन चला जाएगा। आप लोग टरबाइन जानते हैं कि स्टीम से मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है टरबाइन से, है ना। अब ये जो टरबाइन है मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करेगा किसको, डायनेमो को। और डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी से बिजली बना देगा। वो क्या कर देगा, तो क्या कर देगा, डेवलप कर देगा ये, तो बिजली बना देगा। एक बार फिर से समझ जाइए, है ना। यहाँ पे जो है इस फ्यूल को डाला गया न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर से आपका हीट निकला न्यूक्लियर फिजन के तहत, है ना। और इस हीट से पानी को गर्म किया गया बॉयलर में, जहाँ से स्टीम का निर्माण हो गया। स्टीम जो है वो टरबाइन में सप्लाई किया गया, है ना। टरबाइन जानते हैं आप क्या, कि वो मैकेनिकल एनर्जी जो आउटपुट देगा स्टीम से, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ना है अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर के पढ़ते हैं तो, है ना। उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी जो है वो डायनेमो में, जिसको जनरेटर आप बोलते हो, डायनेमो को हम जनरेटर भी कह सकते हैं, इसमें सप्लाई किया जाएगा। और जनरेटर या डायनेमो जो है वो क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या तो बिजली में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर को यूज करते हैं बिजली बनाने में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट बोला क्या है कि न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, टू प्रोड्यूस अ मैसिव हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए कितना बढ़िया बात बोला गया है, वही बात लिखा हुआ है जो हमने अभी ऊपर में बताया, ठीक है। किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। एकदम मज़े मज़े पढ़ते रहिए, किसी तरह का टेंशन नहीं है ना। मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी बढ़िया है, बस लोग पढ़ाते नहीं हैं इसको। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो लोग पढ़ने में इंटरेस्ट कम कर देते हैं, है ना। तो ये जो नोट्स है वो काफ़ी बढ़िया से तैयार किया गया है, एकदम काफ़ी आसान भाषा में, ठीक है। आप पढ़ेंगे और दूसरों को प्रेफर भी करेंगे इस HPC का जो नोट्स है। चलिए पांचवा पॉइंट जो है इसका, मतलब कि टॉपिक जो है इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है। उसी में न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहला जो आता है वो न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मतलब कि आप जलाएंगे क्या, है ना, वो ईंधन क्या होगा। तो इसमें जो है वो यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूज किया जाता है ना, समझे ना।
एज ए फ्यूल, और जिसमें से क्या होता है प्लूटोनियम जो होता है वो क्या होता है तो बेस्ट होता है। क्या होता है इसमें प्लूटोनियम जो है वो क्या होता है बेस्ट होता है। दूसरा बात बोला क्या कि मॉडरेटर है ना, मॉडरेटर जो होता है इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा सा आप इधर में देखेंगे, थोड़ा सा हम बैक लेकर के चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं है ना। आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में, जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना उसके बारे में ज़रा देखिएगा। यहाँ पे जो है ना, वो जब इसको न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करवाया गया था यूरेनियम पे है ना, तो इसमें जो है वो 3 न्यूट्रॉन जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकला था। अब ज़रा से देखिएगा, उसमें फ्यूल तो डाला हुआ है, ये 3 न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल करके जाएगा कहाँ पे, फिर से यूरेनियम के पास जाएगा, और फिर से पहले तो एक हुआ था ना वहाँ पे विस्फोट, अब यहाँ पे 3 विस्फोट करेगा, और हर एक की वजह से 3-3 न्यूट्रॉन निकलेगा ये, ठीक है। फिर से आपका तो ये 9 विस्फोट करेगा, फिर 9 से 27 होगा, 27 से फिर 81 होगा, इस तरह से वो बढ़ते रहेगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा। एक विस्फोट से यहाँ से एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, ये फिर इससे आपका 3 निकलेगा। कितना निकलेगा, ये 3 निकलेगा, इससे भी कितना निकलेगा 3 निकलेगा, इससे भी कितना निकलेगा 3 निकलेगा, समझे ना। मतलब कि हर एक की वजह से 3 3 3 3 3 3 करके निकलते जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस फ्यूजन में अगर सेकेंडरी न्यूट्रॉन को कंट्रोल ना किया जाए तो ये जो रिएक्शन है वो क्या बन जाएगा, तो चेन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, समझे ना। तो जो एटम बम है ना वो इसी पे काम करता है, एटम बम जो है वो इसी पे काम करता है, तहस नहस पूरा करके रख देगा, समझे ना। बस एक स्टार्ट कर दीजिए ना, देखिए पूरा खत्म करके छोड़ेगा वो पूरा, है ना, तहस नहस कर देगा पूरा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जब अभी पीछे में बताया गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बता रहा है कि जब तक आप सेकेंडरी न्यूट्रॉन को कंट्रोल ना कीजिएगा तब तक वो आपका जो पावर प्लांट है ना उसको भी तहस नहस करके रख देगा ये। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेकेंडरी न्यूट्रॉन पे क्या कर लेते हैं, उसको मतलब कि कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसमें जो आपका है वो मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए किसको, मतलब जो आपका जो सेकेंडरी न्यूट्रॉन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, हटाने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ यूज किया जा रहा है। पहला जो मॉडरेटर है, इट्स फंक्शन इज टू स्लो डाउन द फर्स्ट मूविंग सेकेंडरी न्यूट्रॉन। वहाँ से जो न्यूट्रॉन निकला था 3 गो है ना, उसको क्या किया जाता है तो स्लो डाउन किया जाता है मॉडरेटर के द्वारा, ठीक है। और मॉडरेटर की जगह पे हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे वाटर यूज करते हैं, वाटर नहीं हैवी वाटर यूज करते हैं, D2O जिसको बोला जाता है। क्या यूज किया जाता है D2O यूज किया जाता है। उसके बाद में कौन है तो कंट्रोल रॉड है ना। क्या है कंट्रोल रॉड, कंट्रोल रॉड क्या करता है यहाँ पे, कंट्रोल रॉड है ना हैव द एबिलिटी टू कैप्चर द स्लो है ना, स्लो न्यूट्रॉन एंड देन कंट्रोल द रेट ऑफ द चेन रिएक्शन। बात समझ में आया। तब मॉडरेटर जो है उस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी वाले न्यूट्रॉन को क्या किया, स्लो डाउन किया, और कंट्रोल रड जो है उसको क्या कर लिया तो सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। कंट्रोल रड के रूप में जो है वो कैडमियम एंड बोरॉन का रड इसमें यूज किया जाता है। ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में क्या यूज किया जाता है, तो यूरेनियम प्लूटोनियम हो गया। मॉडरेटर के रूप में भारी जल या तो D2O या हैवी वाटर यूज किया जाता है, तीनों का नाम एक ही है, तीनों एक ही हैं। कंट्रोल रड के रूप में कैडमियम और बोरॉन यूज होता है। कंट्रोल रड का काम क्या है तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पे कितना न्यूट्रॉन निकला था, 3 को निकला था ना, तो 3 में से क्या किया जाएगा तो 2 को हटा लिया जाएगा और 1 को छोड़ दिया जाएगा, एक जो है फिर से जाएगा उसके पास में वहाँ पे, फिर वहाँ से 3 निकलेगा, 2 को फिर से हटा लेगा। इस तरह से रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, मतलब चेन रिएक्शन को आप कंट्रोल कर लीजिएगा, चेन को होने ना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कूलेंट है। कूलेंट कहने का मतलब कि जो वहाँ से हीट एनर्जी जो निकला है, रिलीज हुआ है, उस हीट को क्या कीजिएगा आप उसको यूज़ कीजिएगा ना कहीं, तो उस हीट को क्या करेंगे हम तो पानी उससे गर्म होगा, वाटर जो है वो क्या होगा उससे गर्म होगा, और वहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कूलेंट जो है सबस्टांस विच एब्जॉर्ब द प्रोड्यूस्ड हीट एंड ट्रांसफर इट टू द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स डिवाइस, है ना। वाटर इज यूज्ड एज कूलेंट, है ना। बात समझे ना, वही जो अभी पीछे में बताया गया था कि पानी को गर्म कर दिया जाता है, मतलब कि बॉयलर, है ना। तो हीट यहाँ से कौन ले लेता है
तो पानी ले लेता है और उसके बाद में स्टीम बनता है, फिर उधर में काम होते रहता है अपना। चलिए अगला जो इसमें मेन जो चीज़ पढ़ना है, अगला मेन टॉपिक इसमें पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिविटी जो है ऊपर पे ही बेस्ड है, बस ये ऑटोमेटिक होता है, अपने आप होता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ वेरियस, क्या बोला है इसमें, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी एंड द मटेरियल इज शोइंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि कुछ एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस इतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है, समझे ना, मतलब कि 84-85 के बाद में, एटॉमिक नंबर 84-85 के बाद में उनका जो एटम का न्यूक्लियस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल होने के कारण जो है वो क्या होता है, तो जाहिर सी बात वो एनर्जी को रिलीज करना चाहेगा, तो वो अपने आप जो वहाँ से रेडिएशन निकलते रहता है, समझे ना, वहाँ से रेडिएशन जो क्या होता है तो निकलते रहता है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग इसी को कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, है ना। और उस मटेरियल या एलिमेंट को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में बोला क्या है यहाँ से कि ओनली अनस्टेबल न्यूक्लियाई शो एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी, है ना। इस चीज़ को कौन शो करता है, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई शो करता है, स्टेबल वाला नहीं करता। स्टेबल क्यों करेगा, वो तो स्टेबल है ना। उसके बाद में क्या बोला है कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैकरेल, है ना। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बैकरेल के द्वारा डिस्कवर किया गया था, है ना, 1 मार्च 1896 को। उसके बाद में जो है वो क्यूरी कपल में मैरी कपल और पियरी कपल, है ना, ये जो दोनों थे वो कपल थे, मतलब कि हस्बैंड वाइफ थे। और इन दोनों ने मिल करके क्या बढ़िया है ना, देखिए इनका शादी कैसे हुआ था। इन दोनों जो है दोनों मिल के, आज के ज़माने में तो ऐसा होता नहीं है ना। हस्बैंड जो है वो कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी बीवी जो है वो मतलब कि आराम से बस चैन काट रही है, नहीं तो जस्ट उल्टा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना दोनों लक्की थे, भाग्यशाली थे कि बेचारे दोनों जो थे वो क्या कर रहे थे, है ना, एक ही फील्ड में काम कर रहे थे और दोनों एक ही टॉपिक पे रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने जो है वो अपना सक्सेसफुल पाया, क्या मिला उनको, तो इसने जो है दोनों मिल करके तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट को खोज किया, सर्च किया, जिसका नाम क्या है, रेडियम नाम है, और क्या नाम है, पोलोनियम नाम है, ठीक है, समझे ना। और ये जो काम हुआ था 20 अप्रैल 1902 ईस्वी को हुआ था, है ना। पोलोनियम का जो नाम है वो दिया गया था कहाँ से, क्योंकि ये जो थे रिसर्च जो हो रहा था पोलैंड में हो रहा था, अब पोलैंड से ही इसका जो नाम दिया गया था पोलोनियम नाम दिया गया था, ठीक है। और रेडियम जो दिया गया था इसलिए क्योंकि उससे रेडिएशन निकल रहा था, तो रेडिएशन से निकल रहा था तो इसका नाम दे दिया गया था क्या, रेडियम दे दिया गया था। चलिए उसके बाद में सातवां, है ना, सातवां इसमें टॉपिक है वो नेचर ऑफ रेडिएशन है ना। नेचर ऑफ क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन है। जब उससे रेडिएशन निकलता है ना, तो क्या किस किस तरह का रेडिएशन निकलता है, तो एक तुम्हारा ये आपका क्या है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है ना। रदरफोर्ड क्या है, एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड ने ये चीज़ किया था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, तो एक मेटेलिक डाई समझते हैं ना, मेटेलिक डाई लिया था और उसने एक नैरो होल में, इतना कुछ खास नहीं था और नैरो था ये होल, यानी इस होल को और क्या कर दीजिएगा, नैरो कर दीजिएगा, यानी इस बीच में सैंपल रख दिया और इस सैंपल से देखा गया क्या, तो ये बाहर में जो है इस तरह से रेडिएशन निकल रहा था। इस सैंपल के बाहर, डाई के बाहर में एक 2 इलेक्ट्रोड को स्थापित किया गया था। ये आपका कैथोड है, आपका क्या है, तो एनोड है, बैटरी के साथ यूज किया गया था, इनको कनेक्ट किया गया था, है ना। जब यहाँ से देखा गया कि रेडिएशन जब निकल रहा था तो कुछ रेडिएशन जो था वो आपका कैथोड की तरफ चला गया, कुछ एनोड की तरफ चला गया, कुछ जो सीधे चला गया। जो कैथोड की तरफ गया है ना, उसको अल्फा रेज इसने बोला है, जो एनोड की तरफ गया उसको बीटा रेज बोला गया, जो सीधे निकल गया उसका नाम क्या दिया गया, गामा रेज दिया गया। अल्फा वाला जो है वो माइनस वाला प्लेट की तरफ गया है, कैथोड की तरफ गया। इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन हुआ होगा, तो अट्रैक्शन कब हुआ होगा, पहले से यहाँ पे प्लेट पे माइनस है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा पे प्लस चार्ज होगा, अल्फा पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव है और बिट्टा जो हो प्लस वाला की तरफ गया, इसका मतलब क्या है कि बिट्टा पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। और गामा जो है वो सीधे सीधे निकल गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन डेविएशन, इसका मतलब क्या है कि गामा पे किसी तरह का चार्ज नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गया।
तो अल्फ़ा पे जो है वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका नीचे में बोला गया है क्या, 8वां नंबर पॉइंट है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। पहला है आपका अल्फ़ा डीके है। इसमें क्या बोल रहा है कि जब अल्फ़ा डीके होता है ना, तब मास नंबर जो है ना, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए। इधर में देखिए, यहाँ पे कुछ ब्लॉक में लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल को हीलियम का नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है? क्या बात है, अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग न्यूक्लियस ऑफ, है ना, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम कहा जाता है। जरा से हीलियम के न्यूक्लियस के बारे में जानिएगा, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर कितना होता है? 4 होता है। मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन? 2 प्रोटॉन, तो इसके वजह से चार्ज इसमें कितना हो जाएगा? 2, और मास इसका कितना हो जाएगा? 4। तो कहने का मतलब कि अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? एक अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2 यूनिट, और इसका मास कितना होता है? तो 4 यूनिट होता है मास इसका। ठीक है, चलिए, तो वही बोला गया है कि जब एक अल्फ़ा पार्टिकल किसी एटम से या न्यूक्लियस से निकलेगा तो उसके मास नंबर में 4 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर जो है 2 से घट जाएगा, और मास नंबर जो हो कैसे कितना से घट जाएगा? तो 4 से घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इक्वेशन दिखाया गया है। यहाँ पे क्या है, x है इस तरह से ZA। जब यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया तो क्या हो जाएगा? Z-2, और ये माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए क्या है, तो अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम है, हीलियम का न्यूक्लियस है। उसके बाद में क्या है? बीटा डीके, है ना। क्या है? बीटा डीके। देखिए बीटा डीके में क्या बात कर रहा है? बीटा डीके में जो है बोल रहा है कि, है ना, नंबर इज एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज बाई क्या हो जाता है? 1। इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है? तो 1 से बढ़ जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है? जब किसी एटम से एक बीटा रे जो है या बीटा पार्टिकल निकलता है, तब उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है, और मास में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से जो गामा है, गामा जब निकलता है तो किसी तरह का परिवर्तन उसमें नहीं होता है, ना मास में और ना ही उसका एटॉमिक नंबर में। ठीक है, इस वाले टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक 2022 में जो एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें ऐसा कुछ था, जैसे मान लीजिए क्या है, यूरेनियम 92,200, इधर में क्या है 38 है ना। यहाँ पे ले जा करके कुछ यहाँ पे एलिमेंट दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ दे दिया, यहाँ पे कुछ मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है, नया जो बन गया वो क्या है? x बन गया। यहाँ पे इसका इतना 84 है, और इसका कुछ यहाँ पे दे दिया गया कितना, मान लीजिए 230 दे दिया गया। ठीक है, तो बोलेगा क्या कि इसमें कितना अल्फ़ा पार्टिकल और कितना बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकला है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है ना। तो निकाल लीजिएगा, है ना, क्योंकि जानते हैं कि हम जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होता है, और मास नंबर में 4 की कमी। और जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर में 1 की वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका जो मास नंबर है उसमें किसी तरह का चेंज होता नहीं है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट और पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है ना। ये जो पॉइंट है वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-2 नंबर में पूछता है आपका। ये 2021 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। देखिए हम बताते हैं, बोर्ड का बात करें, बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं हम। आगे में जो है वो हाफ लाइफ है। देखिए यहाँ पे हाफ लाइफ है, एवरेज लाइफ है। क्वेश्चन क्या पूछा था 5 नंबर में आपका? लॉन्ग टर्म था, लॉन्ग क्वेश्चन था कि व्हाट डू मीन बाई हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। और उसके बाद में आपको एक रिलेशन जो है वो डेवलप करना था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डीके का। ठीक है, तीनों मिला करके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या बोलता है? बोलता है कि ये एक्सपेरिमेंट ये जो पीछे में अभी कर रहे थे ना, इसके साथ में कोई और थे, है ना, सोडी थे। तो रदरफोर्ड और सोडी जो है ना, दोनों साथ में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे इस पर। तो उसने पाया क्या कि एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक समय के किसी खास पल पे, है ना, मान लीजिए कि ले एन जो है वो क्या है, तो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट दैट टाइम है, टी पे, समझे ना। तो बोल रहा है क्या कि द रेट ऑफ डीके ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। समझे ना, जो डीके होने का जो रेट होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का होता है। तो यहीं पे देखिए माइनस डी एन डिवाइडेड बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एन है। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि डी के में ये घटते जा रहा है ना, घटते जा रहा है ना, ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे डी एन है तो ये डिफरेंस है, फाइनल माइनस नहीं चलती है, ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव में आप नेगेटिव लगाएंगे तब नहीं पॉजिटिव चीज़ आएगा, इसलिए नेगेटिव लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद में लैम्डा आता है, जिसका नाम क्या बोल सकते हैं आप, कांस्टेंट बोल सकते हैं, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट ये या कोफिशिएंट है, जो आपका क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो है वो आप क्या कर लीजिए, है ना, ये जो माइनस इस साइड में लेके आ जाइए राइट साइड में, तो डी एन डिवाइडेड बाई एन जो हो जाएगा माइनस लैम्डा इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा, है ना। जब रिलेशन आपको यहाँ पे चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। जब इनिशियल में देखा गया था टी बराबर 0 पर, तो उस समय कितना था ओरिजिनल में उसका, तो एन 0 था, है ना। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितना था उस समय, एक्टिव न्यूक्लियाई एन 0 था। जब टी समय पर देखा गया जनरल टाइम टी पे, तो मान लीजिए वहाँ पर कितना था, तो एन था, जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस लैम्डा को बाहर कर दीजिए। जब यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिएगा, है ना, तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन एन हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिएगा आप, है ना, कहाँ से कहाँ है, तो n 0 से लेकर के n तक है, इज इक्वल टू कितना, माइनस लैम्डा इंटू ये माइनस 0 लैम्डा टी आ जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो एल एन एन माइनस एल एन 0, तो फर्दर प्रोसेस करने के बाद में एल एन एन डिवाइडेड बाई एन 0 हो जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाएगा। कन्वर्ट करोगे आप तो n डिवाइडेड बाई एन 0 इज इक्वल टू आ जाएगा e के पावर माइनस कितना, तो लैम्डा इंटू टी निकल के आ जाएगा। आप यहाँ से बना सकते हो, ये n जो आएगा वो n 0 इंटू ई के पावर कितना आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी हो जाएगा, जो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे जो ग्राफ है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई का ऐसे चला गया, है ना, और जो खत्म हो गया था, डीके हो चुका था, उसका ग्राफ जो है ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आप ये जो फॉर्मूला है आप याद रखेंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा जेईई नीट का, है ना। याद रखेंगे इस फॉर्मूला को, तो किसी तरह का दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। चलिए आगे हाफ लाइफ का बात करते हैं हम। तो हाफ लाइफ जो है ना, वो क्या बोलता है कि द टाइम इन विच द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई रिड्यूस और, है ना, डिकेड टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। बोल रहा है क्या कि एक कितना समय में अपने एक्टिव न्यूक्लियाई का आधा डीके कर देगा, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाफ लाइफ बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी पीछे में बताया गया होगा, n इज इक्वल टू एन 0 इंटू ई के पावर माइनस कितना, तो लैम्डा इंटू टी। तो n बराबर कितना हो जाएगा, अपने ओरिजिनल वैल्यू का आधा हो जाएगा, तो इतना इज इक्वल टू एन 0 इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से काट कुट के रिलेशन लाइएगा तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ जाएगा, देखिए यहाँ पे टी एच इज इक्वल टू एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्डा आ जाएगा, है ना। एल एन टू का वैल्यू कितना होता है, 0.693 होता है, तो आप यहाँ से पाइएगा। तो हाफ लाइफ जो होता है ना, जो टी हाफ होता है वो कितना होता है, तो एल एन टू डिवाइडेड बाई कितना, लैम्डा, या तो फिर 0.693 डिवाइडेड बाई क्या होता है, लैम्डा। लैम्डा जो कांस्टेंट है, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, डी के कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। अगला जो है वो एवरेज लाइफ है। एवरेज लाइफ में देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं जो है वो यूरेनियम का वहाँ पे 2-3 सैंपल लिए हुए, अलग अलग एटम, मतलब सेमी एटम है, मतलब अलग अलग सैंपल लिए हुए हैं। तो अलग अलग सैंपल में होते हुए भी जानते हैं क्या होता है यहाँ पे, कि इसको ख़त्म होने के लिए, इसका पूरा डीके होने के लिए अलग टाइम कुछ लगेगा T1, और आपका जो दूसरा सैंपल है यूरेनियम का, इसको ख़त्म होने के लिए दूसरा कुछ टाइम T2 लगेगा। ठीक है, समझे ना। तो इन सारों को मिला करके एक एवरेज लाइफ निकाला जाता है, कि एवरेज जो आखिर में है क्या, तो इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई एटम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है, कि आप कितने एटम्स लिए गए थे यहाँ पे, ये निकल जाएगा आपका एवरेज लाइफ निकल जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आता है ना, सम कहे तो जोड़ कैसे निकल के आएगा, तो इंटीग्रेशन करके निकल के आएगा, है ना। जहाँ पे टी क्या है, तो एक पार्टिकुलर का इंडिविजुअल एटम का क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियाई का क्या है, न्यूक्लियाई एटम का लाइफ है, उसको इंटीग्रेट करते जाइएगा। उसके बाद में टोटल से भागा मार दीजिए, तो यहाँ पे टी एवरेज जो निकल के आ जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखिए, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ए 1 बाई लैम्डा होता है। जब इन दोनों को आप रिलेट कीजिएगा, देखिए कहाँ पे, ए वाला, ठीक है, और ए वाला,
टी एवरेज मैं दिखा देता हूँ। देखिए रिलेशन है कि यहाँ पे बहुत शानदार रिलेशन है। तो यहाँ से जो है देखिए टी एवरेज जो अपना आया है, सॉरी टी हाफ जो आया है कितना है, ln 2 डिवाइडेड बाई क्या है, लेमडा, या तो 1 इंटू लेमडा कह सकते हैं, और 1 इंटू लेमडा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टी एवरेज कहते हैं। तो टी एच इज इक्वल टू आ गया ln 2 इंटू कितना, तो टी एवरेज निकल के आ गया। यही देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है, समझे ना। तो टी हाफ और टी एवरेज में इस तरह का रिलेशन आ गया। तो रेडियो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है ना। किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। हम चाहेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम क्या है, 92 है, अवे कितना है, 234 है। इसमें से मान लीजिए कि 2 अल्फा पार्टिकल निकाल दिया गया, तो क्या हो जाएगा फाइनल, तो नया जो बनेगा इसमें वो बन जाएगा। 1 अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास एटॉमिक नंबर में 2 का कमी, जब 2 निकलेगा तो 4 का कमी, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 92 माइनस 4 हो जाएगा। और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 1 निकलता है तो मास में 4 की कमी, तो 2 निकलेगा तो 8 का कमी हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा 234 माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, समझे ना। तो इसी तरह से करते रहिए। मान लीजिए कि एक बीटा को इसमें क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो बीटा जब निकलता है तो उसका एटॉमिक नंबर में वृद्धि हो जाता है एक, तो इस तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से बनाते रहिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर है जो अगले वीडियो में किया जाएगा, है ना। तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप जम के शेयर करें, पढ़ाई करें, है ना। ये जो इतना अच्छा खासा मेहनत करके जो शॉर्ट नोट्स और वीडियो बनाया जा रहा है, इसको आप फ़ायदा लीजिए। ये आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है ताकि आप लोगों का नंबर जो अच्छा से ज़्यादा उठे, है ना। फ्री सेवा दिया जा रहा है और थोड़ा सा हेल्प करेंगे, है ना, सपोर्ट करेंगे। और उस सपोर्ट में क्या करना, आपको थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप, है ना, ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, है ना। उन सारे लोगों को पता चले कि होरिजोन फिजिक्स के द्वारा जो है इतना अच्छा खासा सर्विस जो है दिया जा रहा है, जो बाईपास पे अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासेस में भी, है ना। तो ये आप लोगों को मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ताकि सभी लोगों तक पहुँचे, है ना। ये आप लोग समझिए कि कैसे जाएगा उनके पास। चलिए धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, है ना। और जम के पढ़ाई कीजिए, किसी तरह का दिक्कत है तो बताइए, है ना, आपको सोल्यूशन कुछ मिलेगा प्रॉब्लम का। और टाइम वेस्ट ना करें, बोर्ड का समय चल रहा है, बहुत कम समय है आपके पास में। और पढ़िए प्लान बना करके, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।